गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जा रहे हैं कंटिन्यू करने एटॉमिक मॉडल। देखिए, आपको जहाँ तक मैं लास्ट क्लास एंड किया था वहाँ पर मैंने आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में बताया था। अब इनके अरेंजमेंट के बारे में बात करना है, ये कैसे अरेंज हुआ, कैसे क्या हुआ। तो सबसे पहला इसमें आते हैं थॉमसन मॉडल। सबसे पहला जो इसमें आता है वो आपका रहता है थॉमसन मॉडल। अब देखिए, इन्होंने क्या बोला था कि एटम एक पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्म स्फीयर है। इन्होंने क्या बोला था कि एटम इज ए पॉजिटिव चार्ज्ड यूनिफॉर्म स्फीयर। पॉजिटिव चार्ज uniform sphere in which electrons are embedded in between. Electrons are embedded in between to maintain electrically neutral of atom. मतलब इनके अनुसार एटम क्या है, एक यूनिफॉर्म स्फीयर है जिसके अंदर पूरे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इनका ये कहना था। और इस थॉमसन मॉडल को हम और क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्लम पडिंग मॉडल। लेकिन इन्होंने फेल क्यों हो गया? क्योंकि इन्होंने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। यानी इनका ड्रॉबैक्स क्या रहा? It could not explain Rutherford's famous gold foil experiment। इन्होंने उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसीलिए थॉमसन मॉडल फेल हो गए। क्योंकि देखिए, पहले का रूल के अनुसार अगर कोई साइंटिस्ट कोई भी अगर नया एक्सपेरिमेंट करता था तो वो हर कंडीशन में वैलिड होना ज़रूरी था, लेकिन ये वैलिड नहीं हो पाया। फिर कौन आ गया? जैसे फेल हुए, नेक्स्ट साइंटिस्ट आ गया जिसको हम क्या बोल रहे थे? रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। अब देखिए, इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक सब्सटेंस लिया, ये था रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। जो सब्सटेंस लिए इन्होंने
वो था रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था जो हमारा सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स था, जो हमारे सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स था। और इसी अल्फ़ा पार्टिकल्स को हम हीलियम भी बोलते हैं। इस अल्फ़ा पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? हीलियम बोलते हैं। अब उन्होंने क्या किया, यहाँ उन्होंने एक लगा दिया स्प्लिट। यहाँ पर उन्होंने लगा दिया एक स्प्लिट। स्प्लिट के बाद उन्होंने एक ले लिया एक गोल्ड फॉयल, और यहाँ पर इन्होंने एक ले लिया मूवेबल स्क्रीन। तो ये वाला हमारा था स्लिट, SLIT। ये वाला हमारा था गोल्ड फॉयल। दिस वन इज मूवेबल सर्कुलर स्क्रीन, मूवेबल सर्कुलर स्क्रीन। इस स्क्रीन को उन्होंने कोटिंग कर दिया था, और जिससे कोटिंग किया था वो था जिंक सल्फाइड। कोटिंग क्यों किया था? ताकि इसमें ब्राइटनेस आए। वाई ही डिड कोटिंग? ही डिड जिंक सल्फाइड कोटिंग। इन्होंने कोटिंग क्यों किया? टू क्रिएट फ्लोरोसेन। अब क्या हुआ, ये जो अल्फा पार्टिकल है, ये स्लिट से पास किया और गोल्ड फॉयल पर जाना शुरू किया। स्लिट पर पास किया और ये गोल्ड फॉयल पर जाना शुरू कर दिया। तो इन्होंने क्या देखा कि इसमें बहुत अलग अलग आ रहे थे वेरिएशंस, अलग अलग वेरिएशंस आ रहे थे। जैसे कुछ रेस पास हुआ तो वह स्ट्रेट निकल गया, कुछ रे पास हुआ तो डेविएट कर गया, कुछ रे ऐसे पास किया डेविएट कर गया, कुछ रे ऐसे डेविएट कर गया, कुछ रे वापस भी लौट के आ गया था। तो इनको वेरियस कंक्लूजन यहाँ से देखने को मिला था। जैसे इन्होंने एक्सपेरिमेंट सेटअप किया और जब उन्होंने वेरियस चीज़ देखा, फिर इन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन दिया। साइंटिस्ट रदरफोर्ड ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया। ऑब्जर्वेशन में पहली बात क्या है? सबसे पहली बात तो आपको पता था कि जो अल्फ़ा पार्टिकल था वो एक्चुअली हीलियम था, जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास नंबर 4 होता है। चार्ज ऑफ जो अल्फ़ा होता है वो होता है 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड जो मास ऑफ अल्फ़ा होता है वो होता है 4 टाइम्स एटॉमिक मास यूनिट। और आपको ये भी सिखाए थे हम कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। सबसे पहला इन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल passes या passed straight, most of the alpha particle passed straight through the gold foil without having any deviation,
उन्होंने बहुत सारे देखा कि जब वो अल्फा पार्टिकल निकला तो वो स्ट्रेट निकल गया, जिसमें कोई भी डेविएशन नहीं था। सेकंड इन्होंने क्या देखा कि वेरी few alpha particle deviated through a small angle. Very few alpha particles deviated through a small angle. And लास्ट में क्या देखा कि very few alpha particle returns, that is suffers an angle of deviation, that is 180 डिग्री। कुछ तो स्ट्रेट पास कर गए, कुछ डेविएट करें और कुछ लौट गए। मतलब अगर इनके अनुसार अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो अगर ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारा एटम है, तो इनका क्या कहा था कि कुछ तो सीधे स्ट्रेट पास कर गए, कुछ डेविएट भी किए थे और कुछ वापस लौट भी गए थे। तो इनका ये रहा था ऑब्जर्वेशन एज पर दिस, ये इनका क्या था, ऑब्जर्वेशन था। जब ऑब्जर्वेशन हुआ तो फिर इन्होंने क्या कंक्लूड किया, जो इनका कंक्लूजन था पहला पॉइंट, इन्होंने क्या देखा था कि बहुत सारा जो रेस है वो स्ट्रेट पास कर गए, मतलब स्ट्रेट पास कर गए, कहीं भी इनकी स्टॉपेज नहीं थी। मतलब डेफिनेटली अंदर कुछ ना कुछ जगह स्पेस था, अंदर कुछ ना कुछ जगह खाली था, तभी तो पास कर गया। अगर अंदर स्पेस खाली नहीं होता तो वो स्ट्रेट पास नहीं कर पाता। तो पहला इन्होंने पॉइंट क्या देखा कि मैक्सिमम स्पेस inside the atom, maximum space inside the atom is empty. Number 2, अब क्या हुआ, इन्होंने देखा कि बीच में से कुछ रेस तो ऐसे थे जो जिस पाथ से आए थे वही पाथ पर लौट गए। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक हार्ड मास था, कहीं ना कहीं सेंटर पर एक हार्ड मास था, जिसके कारण जब वहाँ पर अल्फ़ा पार्टिकल गया तो वो डेविएट कर गया। अब देखिए अल्फ़ा पार्टिकल का भी चार्ज पॉजिटिव है और जो एटम के सेंटर पर जो हार्ड मास होते हैं उनका भी चार्ज पॉजिटिव हुआ, तभी तो वो रेस अपने पाथ पर रिफ्लेक्ट बैक हो गया। नहीं तो अगर अपोजिट चार्ज होता तो डेफिनेटली वो अट्रैक्ट होता। इसके लिए हमें क्या प्रूफ हो गया कि न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव है। There should be some hard positive charge dense object at the center, and alpha particle going close to this dense object
going close to this dense object deviates from their path, deviates from their path। सेकेंड इनका ये था कंक्लूजन। थर्ड क्या था कंक्लूजन? अब जो इनको हार्ड सब्सटेंस जो एटम के बीच में मिला, इन्होंने इसका नाम रख दिया न्यूक्लियस। मीन्स ही नेम्ड दिस हार्ड पॉजिटिव चार्ज्ड dense object, he named this hard positive charge dense object as nucleus, which is present at the center of atom। जो हार्ड सब्सटेंस सेंटर पर था, इन्होंने उसका नाम दे दिया न्यूक्लियस। तो ये उनका कुछ कंक्लूजन था। दिस वाज हिज कंक्लूजन। आफ्टर कंक्लूजन इन्होंने क्या रिजल्ट ऑब्टेन किया? कंक्लूजन के बाद नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर कि इन्होंने क्या रिजल्ट कंक्लूड किया, और ये रिजल्ट पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ऑन दिस रिजल्ट क्वेश्चंस आपके आते हैं JEE/NEET पर। इन्होंने क्या कंक्लूड किया? सबसे पहला, रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ जो एटम है ये होते हैं 10⁻⁻8 सेंटीमीटर और 10⁻⁻10 मीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ एटम। दूसरा हम बात करते हैं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ये कितना होता है? ये होता है 10⁻⁻13 सेंटीमीटर और 10⁻⁻15 मीटर। ये उन्होंने कंक्लूड किया। अब जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं JEE और NEET में, पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। वॉल्यूम ऑफ एटम एंड वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस का क्या रेशियो है? आपको पता है कि एटम हो चाहे न्यूक्लियस हो, ये सब सर्कल नहीं होते हैं, ये सब यूनिफॉर्म एस्फीयर होते हैं। तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ये कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ एटम यानी 4/3 पाई इंटू आर। अब आर एक ही ले लो, कितना दिया एटम का? 10⁻⁻8 4/3 पाई आर क्यूब बाई वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस 4/3 पाई आर क्यूब 10⁻⁻13 का होल क्यूब। 4/3 कैंसिल, पाई कैंसिल, ये कितना बच जाएगा? ये सॉल्व करोगे तो आएगा 10⁻15। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम के पर्पज से। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडियस ऑफ एनी न्यूक्लियस इज गिवन बाय R is equal to R0 a⁻⁻⁴। हेलो, हाँ सर, गुड मॉर्निंग, बताएं।
हाँ बताइए ना। हाँ 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 क्लास में। This is given by r is equal to r naught a raised to power 1/3। अब देखिए, जो यहाँ पर हमने नॉर्मल कैपिटल R लिखा है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये आपको कहलाता है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। क्या इसको बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। और जो हमारा आर नॉट है ना, ये एक कांस्टेंट है। हमारा आर नॉट है एक कांस्टेंट, जिसका वैल्यू का एक रेंज होता है 1.1 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर टू 1.44 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। लेकिन नॉर्मली जो इसका हम वैल्यू यूज़ करते हैं जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, समथिंग 4/10 इंटू 4/3 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। और जो आपके कैपिटल ए हैं, ये आपके हो जाते हैं मास नंबर। कैपिटल ए क्या है? ये आपके हैं मास नंबर। अब जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको सॉल्व करने के लिए। सपोज एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम, कैलकुलेट द radius of nucleus aluminum atomic number 13 mass 27। तो क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू R नॉट a का पावर 1/3। अब R नॉट कितना हो गया? 4/3 इंटू 10⁻⁻13। और a कितना हो गया? दैट इज 27 का पावर 1/3। ये पावर 1/3 का मतलब क्या होता है? क्यूब रूट। तो कितना हो जाएगा? 4/3 इंटू 10⁻⁻13। और ये हो जाएगा 3 ये कैंसिल। ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। ये सब नॉर्मल क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आपको टेस्ट करने के लिए वो पूछ सकते हैं कि आप कितने कॉन्सेप्ट से पढ़ाई करते हो। देखें ना। अगला जो टॉपिक हम जा रहे हैं डील करने, वो रहेगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। नेक्स्ट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब देखो इसमें क्या होता है। क्लोजेस्ट मतलब क्या होता है? नज़दीक। यानी इसमें हमें निकालना पड़ेगा आर मिनिमम, मतलब डिस्टेंस मिनिमम किसका? ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। देखो इसमें क्या होता है, आप समझो। मान लीजिए कि ये आपका कोई अगर एक पॉइंट ए है, इसको हम पॉइंट ए जो इन्फिनिटी पर है, और ये आपका कोई अगर एक एटम है जिसका न्यूक्लियस पॉजिटिव है, ठीक है। ये वाला हमारे अल्फ़ा पार्टिकल है, ये हमारे अल्फ़ा पार्टिकल है। इसके बारे में अगर मैं बात करूँ इंफॉर्मेशन, तो आप ये समझ लो कि इसका जो जेड है वो उसका एटॉमिक नंबर है, तो जो चार्ज होगा उसका वो कितना हो जाएगा? जेड इंटू ई। अगर इसका एटॉमिक नंबर होता वाई तो चार्ज कितना होता? वाई इंटू ई। अगर एटॉमिक नंबर होता 3 तो चार्ज कितना होता? 3 इंटू ई। अब क्या होगा कि अब देखो, जब ये अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ से आ रहा है, अल्फ़ा पार्टिकल मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो अल्फ़ा पार्टिकल जब इस पॉइंट ए से आ रहा है
तो क्या होगा, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज है तो ड्यू टू रिपल्शन ये यहाँ के बाद आने के बाद वापस लौट जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल भी पॉजिटिव है और यहाँ न्यूक्लियस भी चार्ज पॉजिटिव है। तो हमें यही निकालना है कि अल्फ़ा पार्टिकल जहाँ से डेविएट किया और कहाँ पर न्यूक्लियस है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, जिसको हम नाम देते हैं आर मीन। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है जिसका हम नाम दे रहे हैं आर मीन। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पॉइंट ए से जो अल्फ़ा पार्टिकल आ रहा है इसका भी चार्ज पॉजिटिव है और जो न्यूक्लियस है एटम के अंदर उसका भी चार्ज पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली रिपल्सन होगा। तो जो भी अल्फ़ा पार्टिकल निकला है वो बैक मूव कर जाएगा। तो अगर ये पॉइंट ए है तो इसको हम मानते हैं पॉइंट बी। इसको हम क्या मानते हैं? पॉइंट बी। अब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पॉइंट ए। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पॉइंट ए। अब पॉइंट ए पर हम क्या देख रहे हैं? हम पॉइंट ए पर क्या देख रहे हैं कि हमारा चार्ज मूव कर रहा है, मतलब रेस्ट में नहीं है। तो जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी जो एट ए है वो तो जीरो हो जाएगा क्योंकि हमारा चार्ज मूविंग में है, इट इज़ नॉट एट रेस्ट। लेकिन जो हमारा काइनेटिक एनर्जी एट ए हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू मास ऑफ अल्फ़ा इंटू वेलोसिटी ऑफ अल्फ़ा का होल स्क्वायर। यही अगर हम पॉइंट बी की बात कर रहे हैं, पॉइंट बी की, तो हम क्या देख रहे हैं कि बी पर पहले बॉडी आके रुका होगा, इसके बाद वापस गया। पॉइंट बी पर जब उसने यू टर्न लिया तो डेफिनेटली पहले यहाँ पर रेस आके स्टॉप लिया होगा। तो जैसे स्टॉप हो गया मतलब काइनेटिक एनर्जी एट बी इज इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई डिस्टेंस जो है आर मीन, जो आपको निकालना है। ये हमारा इक्वेशन हो गया इस एक्सपेरिमेंट से। अब आप लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े होंगे। ये क्या होता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं इसमें कि फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, from law of conservation of energy, total energy at point A is equal to total energy at point B। अब A पर क्या होगा? A पर होगा पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। फ्रॉम डायग्राम आप क्या देख रहे हो कि ए में हमारा पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और बी में काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि हाफ मास ऑफ अल्फ़ा वेलोसिटी ऑफ अल्फ़ा का होल स्क्वायर बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर मिन क्लियर है? अब चलिए, अब इसमें आपको हम कुछ इंफॉर्मेशंस दे दें कि क्या करना है, कैसे करना है। जो ये m ऑफ अल्फ़ा है इसको बोलते हैं मास ऑफ अल्फ़ा, जिसका वैल्यू होता है 4 AMU। अगर AMU में लिखोगे तो 4 AMU होगा और अगर kg में लिखोगे तो कितना हो जाएगा? 4। 1 AMU बराबर कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। यानी मास ऑफ अल्फ़ा ये हमारा हो गया AMU में और ये हमारा हो गया kg में। अगर हम इस पॉइंट में अल्फ़ा को Q1 मानते हैं और इसको अगर हम चार्ज को Q2 मानते हैं तो Q1 हमारा क्या हो गया? Q1 हो गया चार्ज ऑफ अल्फ़ा
इसका चार्ज कितना होता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा हो गया इंफॉर्मेशन जो वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में, इस पर क्वेश्चंस नॉर्मली आपके आते हैं। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर एंड व्हाट इज मास नंबर। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। व्हाट इज एटॉमिक नंबर एंड व्हाट इज मास नंबर। सबसे पहला बात है, अगर हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर सिंबल इसको हम लेते हैं जेड। तो क्या होता है, जो ये एटॉमिक नंबर जेड होता है, ये क्या होता है, ये होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ये क्या होता है, ये होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। इसी को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। लेकिन अगर हम मास नंबर की बात करते हैं, तो ये क्या होता है, मास नंबर इज गिवन बाय सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये होता है हमारा मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है कि कितने प्रोटॉन न्यूक्लियस में, अगर 1 है तो एटॉमिक नंबर 1 होगा, अगर 10 है तो एटॉमिक नंबर 10 होगा। और मास नंबर क्या होता है, उसमें कितने प्रोटॉन है प्लस कितने न्यूट्रॉन। क्लियर है। चलिए अगला हम बात करते हैं कि हम किसी एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। माय नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। मान लीजिए मैंने लिखा XZA, इसमें क्या शो करता है, ये जो X है ये शो करता है सिंबल ऑफ एलिमेंट। X शो करता है आपको सिंबल ऑफ एलिमेंट, A आपको शो करता है मास नंबर एंड आपको Z शो करता है एटॉमिक नंबर। ऐसे मान लीजिए आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन यूरेनियम 92 to 38। तो आप क्या देख रहे हो, सबसे पहले अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन होता है एटॉमिक नंबर और नीचे वाले को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। तो प्रोटॉन हो गया 92। इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ये एलिमेंट पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब न्यूट्रल है, तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो भी हो गया 92। हम बात करते हैं न्यूट्रॉन क्या होता है। मुझे पता है कि मास नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो व्हाट इज़ द न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन हो जाएगा मास नंबर माइनस प्रोटॉन। कितना दिया मास नंबर 238 एंड प्रोटॉन कितना है 92। इनको आप माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, ये पूरा माइनस करोगे 8 में 2 गया 6, 146। ये इस तरह क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में खासकर कुछ CET JEE मेंस में आ सकते हैं, जो आपको बहुत ध्यान से देना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए यहाँ तक आप कंटिन्यू करो, अगला बार हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।